इस काली से कौन शादी करेगा भला? इसलिए जो रिश्ता आया है उससे शादी करके विदा करो। मेरी सौतेली माँ नफरत से बोली तो मैं अपने आंखों से आंसू साफ करती। ऐसी बातों को अपने दिमाग से निकालने के लिए भगवत गीता पढ़ने लगी। मेरा रंग काला था, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, जबकि मेरी सौतेली बहनें बहुत खूबसूरत थीं और उनकी इसी खूबसूरती की वजह से सबकी शादी बड़े ऊंचे परिवार में हुई थी और मेरी शादी इसी परिवार के एक मामूली से नौकरानी के बेटे का मेरे लिए रिश्ता आया था। मेरी शादी उसी नौकर से हो गई। मैं उसके टूटे फूटे घर में दुल्हन बनकर बैठी आंसू बहा रही थी जब पति कमरे में आया और मुझे देखते ही मेरा हाथ थमा और मेरा माथा चूम कर बोला, मेरी प्यारी मुक्ता, मेरी दुल्हन, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं अपनी किस्मत पर खुश नहीं थी, जबकि मेरी ज़िंदगी हमेशा परीक्षाओं में रही। मैं अपने पापा की पहली पत्नी की औलाद थी। मेरी माँ के मौत के कुछ महीने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली माँ से मेरी 3 सौतेली बहनें थीं। मेरी सौतेली बहनें बहुत खूबसूरत थीं। वह एक से बढ़कर एक थीं। जबकि मैं काली सी थी, इसलिए वह सब मुझे किसी गिनती में नहीं लाती थीं। मेरा काला रंग मेरी बदकिस्मती बन गया। मेरी सौतेली माँ हमेशा मुझे अपनी बेटियों के आगे कुछ भी नहीं समझती थी। मेरी शक्ल में भी उन्हें नफ़रत थी। जब कभी भी मैंने सौतेली माँ या सौतेली बहनों के बारे में कोई शिकायत अपने पापा से की तो हमेशा उन्हें बेबस पाया। मुझे अपने पापा की बेबसी देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने अब सब्र करना सीख लिया था, क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ से डरते भी थे। मेरे हक के लिए नहीं बोलते थे। उन्हें डर था अगर मेरी सौतेली माँ नाराज़ हो गई तो वो ये घर छोड़कर चली जाएंगी। मेरी सौतेली बहनें मेरे काले रंग की वजह से मुझे बहुत बुरी नज़रों से देखा करती थी। सौतेली माँ मुझे उनसे कई गुना नीचा रखती थी। मुझे अपनी बदकिस्मती पर रोना आता था, मगर मैं अपने आंसू पी लेती थी, क्योंकि मेरा आंसू देखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने जब से होश संभाला हर रिश्ते के लिए तरसती रही। पापा ने भी अपनी दूसरी पत्नी को खुश करने के लिए मुझसे मुंह मोड़ लिया। अपनी दूसरी बेटियों पर तो जान निछावर करते, मगर मेरे लिए उनका प्यार सिर्फ एक हसरत बनकर रहा। मेरे पापा मेरी सौतेली बहनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते। मैं बड़ी तरसती निगाहों से उन कपड़ों को देखती जो मेरी किस्मत में नहीं थे, बल्कि मैं तो अपनी सौतेली बहनों की उतरन ही पहना करती थी। शायद वही मेरा नसीब था। मैं अपनी किस्मत के लिखे पर राजी थी। शायद उन सब की नफ़रतें मेरा मुकद्दर थी। एक दिन मैं सबके लिए किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरी सौतेली बहन गला फाड़े मुझे आवाज़ देने लगी। मैं सब काम वहीं छोड़कर उसके कमरे की तरफ भागी कि न जाने क्या हुआ जो इस तरह गला फाड़कर चिल्ला रही है। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो मुझे नौकर समझकर मेरे ऊपर चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर तुम तो अपनी मर्जी करती हो, किसी की कहाँ सुनती हो। मैं अपने हाथों की उंगलियों को मोड़ते हुए बोली, वह मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, मुझे याद नहीं आया। मैं अभी तुम्हारे कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तो वह गुस्से से बोली, अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जल्दी ये कपड़े उठाओ और जाकर जल्दी प्रेस करके लाओ। मैंने जल्दी से वो कपड़े उठाए और प्रेस करने दौड़ पड़ी। इतनी देर में मेरी सौतेली माँ मुझे आवाज़ देते हुए बोली, आज इस घर में मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? ये लड़की तो किसी काम की नहीं है। मैं आवाज़ देते हुए बोली, बस अभी नाश्ता लेकर आ रही हूँ। वो मैं चंचल के कपड़े प्रेस कर रही थी, इसलिए नाश्ते में थोड़ी देर हो गई। तो मेरी सौतेली माँ नफ़रत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कभी कोई काम टाइम पर किया भी है? हर काम में नखरे दिखाती हो। तुम्हें मौत पड़ती है काम करते हुए, ऐसे जैसे कोई महारानी हो। आंखों में आंसू लिए वापस किचन में आ गई। मैं जानती थी कि मेरी सब बातें सौतेली माँ के सामने बेकार है, मगर यह भी सच था कि मैंने घर भर के कामों का बोझ अपने कंधों पर डाल रखा था। उनके बावजूद मुझे जिल्लत और नफ़रत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता था। मैं अपने कमरे में जाकर अक्सर अपनी माँ को याद करके रोया करती, जिसने ना तो अपनी माँ का प्यार देखा और ना ही उस माँ को। अक्सर ही मैं अपनी समस्याओं से तंग आकर भगवान से बहुत प्रार्थना करती रहती थी कि काश मुझे भी अपनी माँ के साथ ही इस दुनिया से उठा लेते। ये बेरहम दुनिया में कोई भी मेरा हमदर्द नहीं था। यहाँ तक कि मेरी सौतेली बहनें बचपन से ही मेरे खिलाफ थी। न जाने उनको मुझसे क्या शिकायत थी कि वो मुझे हर बात में जलील करती और मेरी सौतेली माँ अपनी बेटियों का भरपूर साथ देती। मेरे पापा भी मुझे नफ़रत की नज़रों से देखने लगे। मैं अपनी सौतेली माँ और बहनों की नफ़रत भरी नज़रों का सामना तो कर सकती थी, मगर अपने पापा का मेरे साथ ऐसा व्यवहार मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े करके रख देती और मैं सिसक सिसक कर रह जाती। उस वक्त मुझे दुख होता जब मेरे पापा अपना सारा प्यार उन बेटियों पर लुटाते और मेरे हिस्से में कुछ ना आता। मेरी सौतेली माँ मुझ पर हंसते हुए कहती, तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारा बाप भी तुम्हें अपने से दूर रखता है।
उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझ पर जैसे बिजली सी गिरती। उस एहसास ने मुझे बहुत कमज़ोर बना दिया था। मेरे पापा मेरी सौतेली बहनों को अपने साथ किसी भी फंक्शन में ले जाते और मैं तरसती हुई नज़रों से उनको देखती रह जाती। किसी को मेरे अकेले होने की कोई टेंशन नहीं थी। वक्त बहुत तेज़ी से बीतता जा रहा था। मैं और मेरी सौतेली बहनें जवान थी। वह तो बहुत खूबसूरत थी। उनके गुलाबी रंग सितारों की तरह चमकती आंखें उनकी खूबसूरती में और चांद चार लगा देती। आए दिन उनके लिए अमीर घरों से रिश्ते आते थे। उनको इसी बात का बहुत घमंड था कि हमारी खूबसूरती की वजह से आए दिन हमारे घर रिश्ते आते हैं और मेरी सौतेली माँ उनके दहेज और शादियों में बहुत पैसे खर्च करती। मेरी सौतेली माँ ने मेरी माँ का सारा जेवर, जिस पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए था, वह सारा अपनी बेटियों को दे दिया। मेरे पापा ने भी उनकी शादियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया की हर खुशी लाकर उनके कदमों में डाल दिया। लेकिन जब मेरी शादी की बारी आई तो मेरे लिए किसी ने मोहब्बत या इज्जत की बात नहीं की। यहाँ तक कि मेरे पापा भी इस मामले में चुप रहे। ना तो उन्होंने मेरी खुशियों की परवाह की और ना ही मुझे विदा करते टाइम अपने पापा का आशीर्वाद नसीब हुआ। वह हमेशा गैरों की तरह मुझसे खींचे खींचे रहते, क्योंकि मेरी सौतेली माँ के आगे उनकी एक न चलती थी। वह हर मामले में मेरी सौतेली माँ के आगे बेबस रहते। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने सख्त शब्दों में कहा, इस काली को जल्दी यहाँ से विदा कर दो। जो रिश्ता आया है उसी से शादी कर दो। वैसे भी उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तो आने से रहा। जिस तरह उसकी शक्ल सूरत है, कोई भी अमीर या अच्छे परिवार का रिश्ता तो उसके लिए आएगा नहीं। तो अच्छा होगा, जो रिश्ता आया है उसी स्वीकार करो और इस मनहूस शक्ल को इस घर से चलता करो। वैसे भी ये लड़की बोझ और शर्मिंदगी के अलावा हमारे लिए और कुछ नहीं है। मेरे पापा मेरे सौतेली माँ के आगे चुप बैठे रहे। उनके मुंह से मेरी हमदर्दी में एक शब्द भी नहीं निकला। अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं उन सब लोगों पर बोझ कैसे हूँ। ना तो मैंने कभी पहनने को कुछ अलग कपड़ा मांगा, ना ही खाने के लिए लंबी लिस्ट सुनाई। अपनी सौतेली माँ और पापा से किसी भी चीज़ के लिए ना ही जिद की, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे इतने नखरे का कोई फ़ायदा ही नहीं। जिस तरह मेरी सौतेली बहनों की शादी बहुत ऊंचे परिवारों में हुई थी, मैं भी अपनी शादी ऐसे ही घर में होने का सपना देखा करती थी। मगर मैं नहीं जानती थी मेरे ये सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं अपने आंसू पोंछते हुए अपना ध्यान बटाने के लिए गीता जैसी पवित्र किताब लेकर बैठने लगती। शायद भगवान मेरे अंदर शक्ति पैदा कर दे और मुझे सब्र दे और मुझे हिम्मत दे। भगवान से प्रार्थना करते हुए मेरे आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। मैं अपने भगवान से अपनी अच्छी किस्मत के लिए प्रार्थना करती रहती थी, क्योंकि मैं उन लोगों के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। मेरे सब्र की हदें अब ख़त्म हो चुकी थी। मैं भी चाहती थी कि मेरे किस्मत में कोई ऐसा हो जिसके होने से मुझे इज्जत और सम्मान मिले, जो मुझे अपनी सौतेली माँ और बहनों से मिल न सका। उनकी आग बरसती निगाहों से मैं हमेशा डरती थी। मेरे सब्र की अब हदें ख़त्म हो चुकी थी। मैं चाहकर भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ को मेरी सौतेली माँ और बहनें दबा देंगी और फिर मेरे हिस्से में जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं आएगा। एक दिन मेरी सौतेली बहन अपने पति के साथ आई तो उसका इस तरह का अच्छा पहनावा देखकर मेरे दिल में भी हसरत जागी। मैं भी शादी के बाद ऐसे ही बन संवर कर रहूँगी, मगर वह तो सिर्फ मेरा सपना था जो शायद कभी पूरा ही ना हो सका था। मैं ठंडी आहें भरकर रह गई, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी कहाँ थी। मैं भी किसी ऊंचे परिवार में जाती। अपनी शादीशुदा सौतेली बहनों को देखकर मैंने भी अपने सौतेली माँ से बात करने का फैसला किया कि मैं इस नौकरानी के बेटे से शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। ये सोचते ही मेरे पसीने छूटने लगे। अगर मैंने ये बात की तो न जाने मेरे ये शब्द क्या असर करेंगे, मगर मैंने हिम्मत जमा की। आज तो अपने हक में बात करके रहूँगी। मेरे दिल में मेरी सौतेली माँ का डर और नफ़रत का एक जर्रा भी मौजूद नहीं था। मैंने सोचा अपनी सौतेली माँ के आगे रोऊंगी तो शायद उनका दिल पिघल जाएगा और वो मेरी शादी इस नौकर से नहीं करेंगी। मैं डर और घबराहट के मिले जुले असर के साथ अपनी माँ के कमरे में गई तो वो मेरी सौतेली बहन से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मैंने तो तुम्हारे पापा से कहा इस कलमुही का रिश्ता वहीं कर दो, कम से कम इस मुक्ता से जान तो छूट जाएगी। मेरा तो जी नहीं चाहता मैं उसकी शक्ल भी देखूं, मगर क्या करूं, मजबूरी है। जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती उसे इस घर में बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। मेरे कहने से पहले माँ का ये शब्द मेरे ऊपर बिजली की तरह गिरे और मैं उन्हीं कदमों से वापस आ गई। मेरे दिल में जो उम्मीद की किरण जागी थी मैं अपनी सौतेली माँ को इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगी, वहीं पर मेरी उम्मीद अपने सौतेली माँ की बातें सुनकर दम तोड़ गई थी। मैंने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। जल्दी ही मेरी शादी तय हो गई, वह भी एक मामूली नौकर के साथ। उस दिन मेरी माँ और बहनों ने किसी तरह की कोई खुशी नहीं मनाई, बल्कि मेरे कपड़े और जेवर का मजाक उड़ाती रही।
मुझे शादी के लिए किसी ने शॉपिंग तक नहीं करवाई, बल्कि मैंने अपनी माँ के बहुत पुराने पड़े हुए शादी का लहंगा ही पहन लिया। जितना मेरे पास था मैंने उसी में सब्र और भगवान की कृपा करके एक साधारण दुल्हन के रूप में एक पुराने छोटे से घर में बैठी थी। मेरे दिल में कड़वाहट और बेबसी का तूफान उठ रहा था। मैं ही थी, क्योंकि मेरे रोने या हंसने से मेरे पापा के घर किसी पर कोई असर नहीं था। मेरी विदाई वाले दिन मुझे अपनी माँ की कमी बहुत महसूस हुई। वह दिन जो एक दुल्हन के लिए बहुत खास होता है, वह दिन मेरे लिए आम दिनों से ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला बना, क्योंकि कोई भी तो मेरी खुशी में खुश ना था। ना मेरी सौतेली माँ, ना ही मेरी बहन। और जिसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्यारी थी, वो मेरे पापा थे, जिन्होंने मुझे ये तक एहसास नहीं दिलाया कि उनका आशीर्वाद मेरे सर पर मौजूद है। मैं अपने दिल में हजारों अरमानों का गला घोटते हुए उन बेरहम लोगों के चुंगल से निकलकर अपने आम से घर में आ गई। उस दिन मेरा दिल खून के आंसू रोया। शादी की रात मेरा पति मेरे कमरे में आया। मैं नज़रें झुकाए उस पुराने कमरे में बैठी थी। मेरे दिल में खुशी और हसरत कुछ भी नहीं था, जबकि मेरे पति के आंखों में मेरे लिए चमक और मोहब्बत थी, जो शायद मेरी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने दी थी। इससे पहले तो मैंने दूसरों की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत और जिल्लत देखी थी। उन्होंने मेरा माथा चूमते हुए कहा, मेरी प्यारी दुल्हन, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। उनके ये शब्द मेरे दिल पर गहरे निशान छोड़ गए। लेकिन मैं अभी भी अपनी किस्मत से खुश नहीं थी। मुझे लगा ये शब्द मेरे लिए नहीं, बल्कि किसी खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की के लिए होनी चाहिए, जबकि मैं मामूली शक्ल व सूरत और काले रंग की थी। मगर अब शादी के बाद, जो कि मेरा पति मेरा सब कुछ था, तो उसका यूं तारीफ करना मुझे बहुत अजीब लगा। उनके ये शब्द मेरे कानों में मिठास छोड़ गए। उस दिन मुझे अपने पति की तारीफ करने की वजह से ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया की हसीन लड़कियों में से एक हूँ और सारी खूबसूरती मेरे ऊपर आकर ही ख़त्म होती है। मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरे पति ने अपनी उंगली के ऊपर मेरे आंसू रोकते हुए बोले, ये आंसू तुम्हारे आंखों में दोबारा ना आए, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत कीमती है, जिन्हें मैं बिल्कुल भी ख़राब होने नहीं दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बीते हुए ज़िंदगी में सारे दुखों को मिटा दूंगा और तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। मुझे मेरे पति की इन बातों से बहुत हौसला मिला। मैं तसल्ली में हो गई कि शायद मेरी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरी होगी। मुझे भी खुशियाँ नसीब होगी, जिनके लिए मैं आज तक तरसती रही। मेरे पति के साथ मेरी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें मैं अपने पति के साथ किसी हद तक खुश भी थी, मगर दिल में एक डर था। अपने पति के घर कदम रखते ही मैंने जब उस छोटे से टूटे फूटे मकान को देखा, कच्चे फर्श, पुराने फर्नीचर, दीवारों पर से उतरती सीमेंट ने मुझे ये एहसास दिलाया, ये घर मेरी पुरानी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। मगर मेरे पति के बातों से लगता था जैसे मेरे आने वाली मुश्किलें और परेशानियां अब ख़त्म हो जाएगी, जो कि मैं अपने पहली ज़िंदगी में देख चुकी थी। मेरे पति के अलावा और मेरे अलावा इस घर में दूसरा कोई नहीं था, क्योंकि ललित मेरे घर में पुरानी नौकरानी का बेटा था और ललित की माँ एक कैंसर की मरीज़ थी, जो कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हुई थी। और ललित अपने माँ का इकलौता बेटा था, जो अब अकेला रहता था। उसने कुछ दिन पहले ही हमारे घर काम शुरू किया था। वह हमारे घर का ट्रैक्टर चलाया करता था। वह छोटी मोटी हमारे घर का काम भी कर दिया करता था, इसलिए मैंने उसको कई बार आते जाते देखा था और बात भी करती थी, क्योंकि मैं खुद अपने घर में एक नौकरानी की तरह ही रहती थी। मैं इस टूटे फूटे घर को देखकर थोड़ी परेशान हो रही थी, जबकि मेरे पापा का घर तो इससे लाख गुना अच्छा था, जहां मैं नौकरानियों की तरह रहती थी। मगर मेरे पति का घर इतनी बुरी हाल में होने के बावजूद भी मुझे एहसास दिलाया कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ, यहाँ सिर्फ मेरी ही चलेगी। मैंने जाते ही इस घर की हालत संवारने का फ़ैसला किया और अपने पति से बोली, आपको नहीं लगता हमें इस घर को थोड़ी मरम्मत करवानी चाहिए? मेरी बात सुनकर मेरे पति मुस्कुराकर मुझे देखने लगे और बोले, मेरी प्यारी पत्नी, अब तुम आ गई हो ना, तुम्हारे आने से ये घर पूरा हो गया है। वक्त के साथ साथ हम इसे नए सिरे से फिर से बनवा लेंगे। अभी तुम अपने आप को इसी घर में एडजस्ट करो। मैं जानता हूँ ये घर तुम्हारे पापा के घर जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर कुछ टाइम सब्र करो। मैं तुम्हारी इच्छा के हिसाब से ये घर एक न एक दिन ज़रूर बनवा लूँगा। मैं बोली, ज़रूर। ये घर मेरे पापा के घर जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे किसी की जली कटी बातें सुनना नहीं पड़ेगी और ना ही मेरे काले रंग की वजह से मुझे बुरा भला कहा जाएगा। मेरे पति मुझे प्यार से देखते हुए बोले, कोई मेरी नज़र से तो देखे, उसे पता चले कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं मुस्कुराते हुए अपने पति की तरफ देखने लगी। ये तो आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कहते हैं। तो वो बोले, मैं इंसान की अंदर की खूबसूरती को देखता हूँ, मुझे बाहर की खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं भाती। खूबसूरती इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो कि तुम में है। तुम्हारी इस खूबी की वजह से मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ,
क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों से बहुत अलग हो, बहुत मासूम और बिल्कुल साधारण सी हो। तुम्हारी इसी मासूमियत ने मेरा दिल छू लिया। इतनी तारीफ़ काफ़ी है या मुझे और ज़्यादा तारीफ़ करना पड़ेगा? ये कहते हुए मेरा पति ज़ोर से हंसने लगा। मैं अपने पति को घूरते हुए बोली, खाना तैयार है, आपने मुझे बातों में उलझाया हुआ है, वरना खाना तो कब का तैयार है। मेरे पति मेरा हाथ थामते हुए बोले, चलो तो आज हम भी देखते हैं कि मेरी प्यारी दुल्हन ने मेरे लिए कैसा खाना बनाया है। मैं हंसते हुए बोली, प्यार से बनाए हैं तो अच्छा ही होगा। मेरे पति एक मेहनती और साधारण इंसान थे। मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और मोहब्बत का एक समुंदर छुपा हुआ था। वह मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आते थे। कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। हमेशा मुझे प्यारी पत्नी कहकर बुलाना उनकी रोज़ की आदत थी। लेकिन मेरा दिल अभी उनके प्यार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए इस तरह नफ़रत और जिल्लत के शब्द सुने थे कि वह शब्द मेरे दिल पर किसी तीर की तरह चुभती थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप मुझे हमेशा प्यारी पत्नी बोलते हैं, मैं तो एक आम सी लड़की हूँ, ना तो खूबसूरत हूँ ना ही खास। तो वो मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। जिस दिन तुम खुद को अपने अंदर से देखोगी उस दिन ये बात समझ जाओगी। उनके शब्दों में एक अजीब सा सुकून था। मैं हैरान थी कि इस तरह कोई इतनी मोहब्बत के साथ कैसे एक आम सी लड़की को देख सकता है। मेरी सौतेली माँ और बहनों का व्यवहार अब भी मेरे साथ वैसा ही था। वह मुझ पर ताना कसा करती थी। जब कभी उनसे मेरा सामना होता तो वो मुझे उसी नज़रों और उसी नफ़रत भरी निगाहों से देखती और कहती, तुम्हारा पति तुम्हें राजकुमारी कहता है, मगर हकीकत में तुम एक नौकरानी की तरह दिखती हो। अगर सच में वह तुम्हें राजकुमारी समझता तो वह तुम्हें किसी महल नुमा घर में रखता, ना कि इस टूटे फूटे मकान में। उनके ये शब्द मेरे दिल को ज़ख्मी कर देते थे, लेकिन मैंने सब्र करना सीख लिया था। मैं किसी की बातों का कोई जवाब ना देती। ये सोचकर वक्त ही सबसे अच्छा जवाब देता है। मेरे पति ने मेरे सपनों को पूरा करने का ठान रखा था। वो मुझे पढ़ाना चाहते थे ताकि मैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकूं। एक दिन वो मुझसे बोले, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करो। अपने पति की ये बात सुनकर मैं चुप रही, क्योंकि पढ़ाई का सिलसिला तो बहुत पहले ही मुझसे छूट गया था। मेरी सौतेली माँ ने मेरे स्कूल जाने पर रोक लगा दी थी, जबकि उनकी खुद की बेटियों ने बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की थी। मैं अपने बीते हुए कल में चली गई। मेरे पति ने जब मुझसे दोबारा पूछा तो मैं अपने बीते हुए कल से बाहर आई। उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी काबिलियत साबित करूं और दुनिया को दिखाऊं कि एक औरत का मकाम उसकी बाहरी खूबसूरती पर नहीं, बल्कि उसकी अंदर की खूबसूरती होती है। मैंने भी उनका मान सम्मान रखा और दोबारा से पढ़ाई करने लगी, इसी उम्मीद में कि मैं एक दिन ज़रूर कुछ बनकर दिखाऊंगी। उस बीच मेरे पति ने मेरा भरपूर साथ दिया। वह मुझे हर कदम पर इस बात का यकीन दिलाते रहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उनका साथ ही मेरे लिए मजबूत सहारा था। एक दिन उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए। वह एक किताब थी। उस किताब का नाम था अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानो। उन्होंने कहा, ये किताब तुम्हारे अंदर की खूबसूरती को तलाश करने में तुम्हारी मदद करेगी, और ये जो तुम दूसरों की फालतू बातों की वजह से अपने अंदर एक तूफ़ान खड़ा कर लेती हो, इसे पढ़ने से तुम्हारे अंदर का तूफ़ान थम जाएगा। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसका हर शब्द मेरे दिल की गहराइयों में उतरता गया। इस किताब को पढ़ने से मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों को खुश करना ही नहीं, बल्कि खुद को पहचानना और खुद को संवारना भी है। उस दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी में नई उम्मीद को जगह देना शुरू कर दी और मायूसियों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी इज्जत और मोहब्बत को अपनी काबिलियत के बलबूते पर हासिल करूंगी। मेरे पति और उनकी मोहब्बत और इज्जत ने मुझे अपनी पहचान बनाने की नई राह दिखाई। मेरे पति ने मुझे अपने अंदर छुपी औरत को जगाने में मेरा भरपूर साथ दिया। उन्होंने मेरे अंदर ये जोश पैदा किया कि एक मजबूत औरत ज़माना बदल सकती है। मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी बदलाव आ रही थी। पति के प्यार और हौसले ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मैं भी कुछ बन सकती हूँ, अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी को ठीक बना सकती हूँ। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रही थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए किसी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकता हूँ। मैं हैरानी से अपने पति की तरफ देखने लगी तो मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझे दिलासे देते हुए बोले, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें उस मकाम पर ले जाएगी जिसकी तुम हकदार हो। ये बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी। पढ़ाई मेरे जैसी लड़की के लिए? पहले तो मैं डर गई, क्या मैं सही में ये सब कर सकती हूँ? लेकिन उनके हौसले और मोहब्बत ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने अपने गांव की ज़मीन बेचकर मेरा एडमिशन कॉलेज में करा दिया।
मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और डर था। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे मालूम हुआ ये दुनिया कितनी खूबसूरत और सही है। पढ़ाई इंसान के अंदर की खूबसूरती को उजागर कर देती है, ना कि दिखाने वाली खूबसूरती। ये मैंने उस दिन जान लिया कि मेरे पढ़ाई के सफ़र को ना मेरी सौतेली माँ ने स्वीकार किया और ना ही मेरी बहनों ने। उसके शब्द मेरे लिए वहीं के वहीं थे, मेरे कानों में गूंजते रहते थे। अब ये काली लड़की पढ़ाई करके क्या करेगी, कुछ नहीं बदलेगी। ये 2 कौड़ी का इंसान भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। खुद ही जलील होकर थक कर बैठ जाएगी। कुछ नहीं कर सकते ये दोनों। मेरी सौतेली माँ बहनों के ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते थे। ऐसी बातें अपने लिए बर्दाश्त कर लेती, मगर अपने पति के लिए बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उनके ये शब्द मुझे तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने उन्हें अपनी ताकत बना लिया और कसम खा लिया कि एक दिन उन्हें मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊंगी। एक दिन किताब पढ़ रही थी, मेरी सौतेली बहन बोली, तुम्हारी जैसी लड़कियों के कोई सपने नहीं होते, ये सब कुछ तुम्हारे बस का रोग नहीं। लेकिन इस बार चुप नहीं रही। मैंने मुस्कुराकर कह दिया, देखना एक दिन यही सपना मेरी हकीकत बनेगी। वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। तो वह हंसते हुए कहने लगी, तुम्हारी हकीकत यही है कि तुम्हारा रंग काला है और तुम 2 कौड़ी के नौकर की पत्नी हो। उससे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं, और ये जो तुम अपने सपनों को हकीकत की शक्ल देना चाहती हो, ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। तुम हमेशा यहीं रहोगी जहाँ पर इस वक्त खड़ी हो। मेरी सौतेली बहन की बातों ने मुझे बहुत मायूस किया। वह हौसला जो मेरे पति ने दिया था झाग की तरह मिटने लगा। मेरे पति ने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया, बल्कि मेरे साथ मेरे पढ़ाई के सफ़र में शामिल भी हो गए। वह रात को देर रात तक मेरे साथ बैठकर मेरी पढ़ाई में मदद करते, मेरे सवालों के जवाब ढूंढते, हर कामयाबी पर मुझे मेरी हौसला बढ़ाते। उनका हिम्मत बढ़ाना मेरे हौसले बुलंद करता। वह कहते कि तुम ये कर सकती हो। इसी हौसले की वजह से मैं अच्छे से अच्छा करती चली गई। धीरे धीरे मैं कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर मेरे पति मेरे साथ खड़े रहे। कभी भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि मेरा साया बनकर मेरे आसपास मंडराते रहे। मेरा पेपर आया, मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी की बाकी इम्तहानों की तरह मैं इस इम्तहान को भी पास नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरे पति ने कहा, यकीन रखो, तुम्हारे अंदर वह काबिलियत है जो दुनिया बदल देगी। मैं अपने ऊपर उनका ये यकीन देखकर हर मैदान में उतरने को तैयार थी। मुझे खुद से ज़्यादा जैसे अपने पति की बातों पर यकीन था। और सच में जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं अपने क्लास की टॉपर थी। ये पल मेरी ज़िंदगी का पहला कदम था जहां मैंने खुद को पहचाना। सच में अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस दिन मैंने अपने पति से कहा, आपने मुझे वह इज्जत दी जो शायद किसी ने कभी नहीं दी थी। मैं वादा करती हूँ एक दिन ज़रूर मैं आपको अपने ऊपर गर्व का मौका दूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम पहले ही मेरा गर्व हो, मेरा मान सम्मान हो। मेरी ज़िंदगी ने एक नई मोड़ ले ली थी। पढ़ाई के मैदान में मेरी कामयाबियाँ सिर्फ मेरे लिए अहम नहीं थी, बल्कि मेरे पति के लिए भी ये गर्व का पल था। उनकी मोहब्बतें और कुर्बानियों ने मुझे मजबूत बनाया। लेकिन अब वक्त था मैं अपने आप को साबित करूं और दुनिया के सामने अपनी अहमियत दिखाऊं। क्योंकि अब मैं वह कमज़ोर और मायूस भरी लड़की नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और हिम्मत वाली लड़की बन चुकी थी, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। एक दिन मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, हमें एक स्पीच के लिए स्टूडेंट की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि तुम इस स्पीच में हिस्सा लो। ये सुनते ही मेरे दिल में एक डर की लहर दौड़ गई। मैं जो कभी खुद पर यकीन नहीं रखती थी, जिसके अंदर खुद ताकत और भरोसा नहीं था, वह दूसरों के सामने एक शब्द भी बोल पाएगी। कैसे वह मुक्ता सबके सामने खड़े होकर बात कर सकती थी। लेकिन मेरे पति ने मुझे हौसला दिया, याद रखो, ये मौका तुम्हारे सपनों की शुरुआत का पहला कदम है। हिम्मत करो, तुम ये कर सकती हो। कोई भी काम इंसान के बस से बाहर नहीं। मैंने डरते हुए उस कंपटीशन को स्वीकार किया, क्योंकि इसमें मेरे पति की खुशी और उनकी सहमति शामिल थी। वे चाहते थे कि मैं ये चैलेंज को एक्सेप्ट करूं और जीतूं। मैंने घर आकर अपनी स्पीच की तैयारी की। जब कंपटीशन का दिन आया तो मेरा दिल डर और जोश के अजीब दोराहे पर आकर खड़ा था। मगर एक डर अभी भी मेरे अंदर बाकी था कि न जाने इतने लोगों के सामने मैं बोल भी पाऊंगी या नहीं। मैंने खुद को हौसला दिया कि मुझे ये करना होगा, मेरे अपने लिए नहीं तो एक इंसान के लिए जो मुझे यहाँ तक पहुँचाने की वजह बने। इसलिए मैं स्टेज पर जाने से पहले ये फैसला कर चुकी थी, मैं ये कंपटीशन किसी भी हाल में जीत कर रहूँगी। चैलेंज के बीच में मैंने डरते हुए स्टेज पर कदम रखा। वहाँ मौजूद सैकड़ों आंखें मेरी तरफ देख रही थी।
स्पीच देते हुए मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन फिर मुझे अपने पति के वह शब्द याद आ गए, यकीन रखो तुम बदल सकती हो। उन शब्दों ने मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा कर दी। ये सोच आते ही मैंने दिल थामकर अपनी स्पीच चालू रखी। इस स्पीच के बोल मेरे दिल से निकल रहे थे और उनका असर भी उन दिलों तक पहुंचा। जब मैंने स्पीच ख़त्म की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये पल मेरी ज़िंदगी का पहला पल था जब मुझे लगा कि मैं सच में कुछ कर सकती हूँ और मुझ में कुछ करने की हिम्मत मौजूद है। उस स्पीच कंपटीशन में मुझे पहला इनाम मिला। प्रिंसिपल ने मुझे स्टेज पर बुलाकर इनाम दिया और कहा, हमें तो तुम पर गर्व है। तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने कॉलेज का नाम भी रोशन किया है। प्रिंसिपल के ये शब्द मेरे आत्मा तक को हिलाकर रख दिए थे। मैंने वह इनाम अपने पति के हाथों में थमाया और कहा, इस पर केवल आपका ही हक है, क्योंकि अगर आप ना होते तो मैं कभी ये हासिल ना कर पाती। उन्होंने खुशी से कहा, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। ये तो अभी सिर्फ पहली मंजिल थी। अभी तो तुम्हारी कामयाबियों की शुरुआत हुई है। वो मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे अंदर सब कुछ करने की हिम्मत है, और देखो आज तुमने कर दिखाया। मैं अपनी आंखों में अपने पति के लिए प्यार का ये समुंदर देखते हुए बोली, ये सब आपकी मेहनत और हौसले का नतीजा है जो मैं आज यहाँ इस मुकाम पर खड़ी हूँ। मेरी कामयाबी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। वह लोग जो कभी मेरे रंग रूप और हैसियत का मजाक उड़ाते अब मुझे बधाई देने आ रहे थे। मेरी सौतेली माँ और बहनें जो हमेशा मेरे हौसले पर ताना मारती थी अब चुप थी। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वह जो मुझे उठते बैठते काले रंग की वजह से ताना मारती थी, अब मेरे सामने उनकी निगाहें झुकी हुई थी। इस स्पीच के चैलेंज ने वह पल मेरे लिए उम्मीद की एक किरण थी। मैंने अपने आप में वादा किया कि मैं इस सफ़र को यहीं ख़त्म नहीं करूँगी। ये कामयाबी मेरी मंजिल की शुरुआत थी और अब मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी थी, क्योंकि मुझे ये हौसला बहुत ही मेहनत से नसीब हुआ था। और उसके बाद मैंने अपने आप में बहुत से बदलाव महसूस की। इंसान की बाहरी खूबसूरती कुछ भी मायने नहीं रखती, बल्कि अंदरूनी खूबसूरती ही इंसान की असल खूबसूरती होती है। स्पीच कंपटीशन के कामयाबी ने मेरी ज़िंदगी में एक नया जोश और उमंग पैदा कर दिया था। मैंने अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। मगर हकीकत में कामयाबी का सफ़र कभी आसान नहीं होता। ज़िंदगी ने मुझे नए चैलेंज और इम्तिहान के लिए तैयार कर दिया था, और मैंने चैलेंज को पूरा करने के लिए खुद को मजबूत बना चुकी थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि तुमने बहुत हिम्मत और काबिलियत है। अब वक्त है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कुछ बड़ा करो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी पहचान से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। उन्होंने मेरे दिल में एक नया सपना दिखा दिया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक टीचर बनूंगी। मेरा सपना था कि मैं उन लड़कियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनूंगी और उन लड़कियों में भी वह ताकत और उम्मीद भरूंगी जो मेरी तरह परेशान, मायूस और अपनी ज़िंदगी से हारी हुई हों। मेरा ये सपना जितना खूबसूरत था उतना ही मुश्किल भी था। मेरी समस्याएं अपनी जगह थी। मेरी सौतेली माँ ने हमेशा की तरह मेरे रास्ते में मुश्किलें पैदा करने की बहुत कोशिश की, ताकि मैं अपनी जैसी लड़कियों की आवाज़ न बन सकूं। एक दिन उन्होंने ताना मारते हुए कहा, टीचर बनने का सपना देखने वाली काली लड़की शायद पागल हो गई है। कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारे जैसे रंग की लड़कियां टीचर नहीं बल्कि नौकरानियां बनती हैं। उनके ये शब्द मेरे दिल को जख्मी करके रख दिए थे। मुझे हौसला देने के बजाय ऐसे शब्द इस्तेमाल करके मुझे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मेरा पति हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें भी पैदा करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने सपने के लिए लड़ना है। बस तुम उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती जाओ। मंजिलें खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से साफ होती जाएंगी। भूल जाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारी कामयाबी से खुश नहीं होते, बल्कि तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए एक स्कॉलरशिप के लिए अपील की। ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए थी जो मेहनती और कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखते थे, लेकिन मजबूरी की वजह से पीछे रह जाते थे और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। मैंने अपने पति की समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए ये अपील की थी, क्योंकि मैं और ज़्यादा अपने पति को तंग नहीं करना चाहती थी। मैंने दिन रात मेहनत की और सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर खर्च किया। भगवान से प्रार्थना करती रही मेरा ये सपना पूरा हो जाए। जब स्कॉलरशिप के पेपर हुए तो मेरा दिल डर और उम्मीद के बीच में झूल रहा था, और मैं अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी स्कॉलरशिप के लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, ताकि मुझे किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। जब मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा तो मैं खुशी से झूम उठी थी। मेरा नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर था। मैंने भगवान से प्रार्थना की, अपने पति को ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है
और मैं जानता हूँ कि तुम आगे भी कामयाब होती रहोगी। कामयाबी हर कदम पर तुम्हारे इंतज़ार में रहेगी। मेरी उस कामयाबी ने मेरे मोहल्ले और परिवार में एक नई जंग छेड़ दी थी। वे लोग जो पहले मुझे दो कौड़ी का समझते थे, इन नज़रों से देखा करते थे, अब वही लोग मेरी तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे। मेरी सौतेली माँ जो हमेशा मेरे खिलाफ़ बोलती थी, अब चुप थी। मेरी बहनें जिनकी शादियाँ ऊँचे परिवार में हुई थी, मेरे सामने झुकी रहती थी। शायद उन्हें ये एहसास हो रहा था किसी की ज्ञान और रंग हैसियत की मोहताज नहीं होती। मुझे एहसास हुआ अगर इंसान मेहनत करे तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है, जो मैंने कभी खुद में महसूस नहीं की थी। कमज़ोर और सहमी हुई लड़की अब एक ताकतवर बन चुकी थी। स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मेरे कदमों में एक नई मजबूती थी और दिल में नए सपने की उमंग। मैंने अपनी पढ़ाई का सफ़र पूरी लगन और मेहनत के साथ चालू रखा, मगर कामयाबी के रास्ते में समय समय पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मेरे गांव के पास शहर के स्कूल में मुझे पढ़ाने के लिए मौका मिला। पहला मौका था जब मैंने अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे अपने सपने हकीकत में बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। वह सपना जो मैंने शायद कभी देखे भी नहीं थे। जब मैं पहली बार बच्चों के सामने खड़ी हुई तो मेरा दिल डर और खुशी से धड़क रहा था। एक ऐसी खुशी जो मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ यही मेरी मंजिल है। मुझे उस मंजिल की तलाश थी। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरी तलाश पूरी हो गई हो। बच्चे मेरी बातों को दिलचस्पी से सुनते थे और उनकी आंखों में कुछ सीखने की उमंग थी। यही मुझे और ज़्यादा मेहनत करने पर उकसाती थी और मैं उन्हें और मेहनत से पढ़ाने लगी। मेरे प्रिंसिपल, स्कूल के और स्टाफों ने मेरे पढ़ाने के जज्बे और काबिलियत की सराहना उन लोगों में शुरू हो गई थी और कहा कि तुम में वह जज्बा है जो एक टीचर में होना चाहिए। मेरी कामयाबी की खबर जैसे जैसे फैल रही थी, समाज का व्यवहार मेरे साथ वैसे ही बदल रहा था। वे लोग जो कभी मेरे रंग रूप पर ताना कसते थे, अब मेरी मेहनत की सराहना करते नहीं थक रहे थे। शायद उनके दिल में पछतावा था, लेकिन उनके गुरूर ने उन्हें कुछ कहने ना दिया। मगर उनकी आंखें बता रही थी उनको अपने किए पर पछतावा है। उनका सौतेलापन उनको मेरे करीब आने से रोक रहे थे। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए पेपर निकाला। ये मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन साथ ही एक चैलेंज भी था। ये स्कूल बड़े शहर में था, ये मेरे गांव से काफ़ी दूर था। उसके लिए मुझे अपने पति को छोड़ना पड़ता और उनका काम यहीं गांव में ही था। उन्होंने अपनी ज़मीनें तो पहले ही बेच दी थी ताकि वो मुझे कामयाब बना सके। अब उनके पास सिर्फ उनकी नौकरी ही थी। मैं उलझन में थी। क्या मैं अपने सपनों के लिए उनकी दूरी बर्दाश्त कर सकती थी? मेरे पति ने मेरी उलझन को सुलझा दिया और कहा, ये मौका तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो खुशी खुशी जाओ। मुझे तुम्हारे वहाँ जाने पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने फैसला किया मैं अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए इस चैलेंज को स्वीकार करूंगी, लेकिन साथ ही अपने रिश्ते को भी अहमियत दूंगी, क्योंकि इस रिश्ते के बदौलत ही आज मैं इस मकाम पर खड़ी थी। तो मैं कैसे उस प्यारे से रिश्ते को अपनी नौकरी के लिए इग्नोर कर सकती थी। मैंने नौकरी स्वीकार की और एक नए शहर में कदम रखा। वहाँ के माहौल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने देखा कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोग दिलों और सोच को बदलने का हौसला भी रखते हैं। मेरी पढ़ाई ने मुझे न सिर्फ एक टीचर के तौर पर स्वीकार किया, मैंने कई ऐसे बच्चों को बेहतर बनाया जो समाज की नज़रों में नाकाम समझते थे और जिन्होंने समाज की बातों में आकर अपने अंदर की बहादुर इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर लिया था। मेरी बातों और मेरे हौसलों से उनकी काबिलियत उभर कर सामने आई थी। मैंने उनके अंदर का हिम्मत और हौसलों को उजागर किया, जो शायद मुझ में पहले कभी नहीं थी। मैं चाहती थी कि जिस तरह मैं एक मजबूत इंसान बन चुकी हूँ, मेरे स्टूडेंट भी बिल्कुल इसी तरह अपने आप को मजबूत बना ले। मेरी कामयाबी की खबर जब मेरे गांव तक पहुंची तो वे लोग फ़ख्र से मेरी बात करते हुए नहीं थक रहे थे। सौतेली माँ ने एक दिन फ़ोन पर मुझसे कहा, मैंने तुम्हें कभी अहमियत नहीं दी, लेकिन आज मुझे तुम पर फ़ख्र है। ये शब्द मेरे दिल को सुकून देने के लिए काफ़ी थे। उन शब्दों ने मेरे अंदर और ज़्यादा हिम्मत बढ़ा दिए थे। मैं और ज़्यादा ऊंची उड़ान भरूं। उस दिन मैंने जाना कि जब इंसान अपने इरादे और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है तो दुनिया खुद उसके रास्ते साफ करने लगती है। मेरी ज़िंदगी कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन ज़िंदगी हमेशा परीक्षाओं से खाली नहीं होती। नए शहर में नौकरी के बाद मैं न सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने का सफ़र तय किया,
बल्कि कई बच्चों के सपनों को भी हकीकत में बदलने का कारण बनी। लेकिन इस सफ़र ने मुझे ऐसी हकीकतों से सामना करवाया जिनका सामना करना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरी काबिलियत और मेरी मेहनत ने जल्दी ही मुझे इस शहर में मशहूर कर दिया। यहाँ के माँ बाप अपने बच्चों की समस्याएं लेकर आते और मेरे बताए गए बातों पर अमल करते। मेरे स्टूडेंट ने न सिर्फ पढ़ाई को लेकर जज्बा रखते थे, बल्कि पूरी दुनिया को जीतने की जज्बा रखते थे। स्कूल में एक स्पीच में मेरे बारे में कहा गया, ये टीचर किताबें नहीं पढ़ाती, ये ज़िंदगी का सबक भी देती है। ये तारीफ मेरे लिए एक इज्जत था। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ती गई, मैं अपने पति के बगैर ज़िंदगी में कमी महसूस करने लगी। उनके बगैर ये कामयाबियाँ मुझे अधूरी लग रही थी। मैं ये कामयाबियाँ उनके साथ मिलकर मनाना चाहती थी, जो कि उनका हक था। उनसे दूरी का मुझे एहसास होता। मैं चाहती कि उनके करीब रहकर अपने सपनों को पूरा कर पाऊँ। एक दिन मेरे पति ने मुझे कॉल पर कहा, मैं तुम्हारी कामयाबियों पर बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें देखे बिना दिन नहीं गुजरता। अब बड़ा मुश्किल है। उनकी ये बातें मेरे दिल को छू गई। मैंने महसूस किया मेरी कामयाबियों के पीछे उनकी कुर्बानियाँ छुपी हुई थी और मैं उनके साथ वक्त नहीं बिता पा रही थी। मैंने फैसला किया, अब कुछ भी हो जाए मैं अपने पति के साथ रहूँगी। मैंने यहाँ सरकारी क्वार्टर ले रखा था। मैंने अपने पति को अपने पास बुलाने के लिए बहुत विनती की, वे आकर मेरे साथ रहें। और मेरे पति ने मुझे पढ़ाने के लिए जो अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी, वह भी मैंने छुड़वा लिया था। अब मैं चाहती थी वह यहाँ शहर में आकर मेरे साथ रहें। यहाँ शहर में मुझे हर चीज़ की सुविधा थी। आज मैं जो कुछ भी थी अपने पति के बदौलत थी, और वह मेरी सारी दुनिया थे और वही मेरी ताकत थे। उन्होंने मुझे एक हिम्मत वाली औरत बनाया था और समाज से लड़ना सिखाया था। वह भी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन एक गरीब इंसान थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। जब वो शहर में मेरे पास आए तो मैं उनको घंटों पकड़कर रोती रही। अब दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। अचानक गांव से एक फ़ोन ने मुझको हिलाकर रख दिया था। वो मेरी माँ का फ़ोन था। जो माँ मुझसे कभी सीधे मुँह बात नहीं करती थी, आज वो मुझसे विनती कर रही थी। और जो बात उन्होंने मुझे बताई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी सौतेली बहन, जो मुझे अपने जूतों के नोक पर रखती थी, आज बुरी तरह परेशान थी, क्योंकि उसके पति की एक्सीडेंट हो गई थी और उसने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी थी। उसके 2 बच्चे भी थे और सास ससुर उसको रखने के लिए तैयार नहीं थे। और मेरे पिता अब बहुत बूढ़े हो गए थे, उनको कमा कर नहीं खिला सकते थे। मेरी और बहनों ने तो अपना हाथ खड़ा कर लिया था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम तुम्हारा गुजारा कैसे करें। अब उन्होंने मुझसे उम्मीद लगाई थी और मेरे पिता ने भी रोते हुए कहा कि बेटा, अब तू ही सहारा है, तू चंचल को और उसके बच्चों को शहर में बुला ले। चंचल की नौकरी कहीं पर लगवा दे ताकि वह अपने बच्चों का पेट पाल सके। मैं अपने पापा की इस तरह आवाज़ सुनकर तड़प उठी और उन सभी का टिकट भेजकर उनको शहर बुला लिया और चंचल के बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया और चंचल को भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब दिलवा दी, जो कि रिसेप्शन पर बैठना था। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी थी। मात्र 15,000 रुपये तनख्वाह थी। उसे अपने बच्चों को देखने का भी टाइम मिल जाता था। अब चंचल दिल लगाकर मेहनत कर रही थी और अपने किए पर रोज़ पछताती थी और मुझसे कई बार माफ़ी मांग चुकी थी। जब मेरे पापा गांव से दिल्ली आए और मुझे सीने से लगाए तो मैं कितने घंटों उनके सीने से लगकर रोती रही। पहली बार मेरे पिता ने मुझे गले से लगाया था। मम्मी पापा मेरे साथ ही रहते थे और चंचल अपने बच्चों के साथ अलग फ्लैट में रहती थी और मेरे पति मेरे साथ ही रहते थे। मेरे मम्मी पापा मुझे और मेरे पति से कई बार माफ़ी मांग चुके थे। मेरे पापा मेरे पति से कहने लगे, जो काम मुझे अपनी बेटी के लिए करना था वह तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी हो, जिसने एक औरत को हिम्मत और ताकत दी और समाज में सर ऊंचा करके चलने की ऊंचाई दी। आप लोग बताइए, क्या मुक्ता को अपने माँ बाप को और अपनी बहन को माफ़ कर देना चाहिए था या नहीं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।